हेलो फ्रेंड, क्या आपको पता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण इमारतें कौन कौन सी हैं? तो स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण इमारतें। बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण इमारत जो पाई गई है उसमें सबसे प्रमुख है बृहद स्नानागार। ये क्या है, हम इसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण इमारतें। इस सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 32.9 मीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 54.86 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। इस जलकुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी सिरों पर 2.43 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई थी। फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। स्नानागार के फर्श की ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है। स्नानागार के फर्श की ढाल कहाँ है? तो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। कुंड के चारों ओर बरामदे और इसके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित थे। कमरे संभवतः 2 मंजिले थे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। मैके महोदय का विचार था कि इस कमरों में पुरोहित रहते थे। कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पक्ति से बने एक कूप का अवशेष मिला है। कूप मतलब कुआं, जो संभवतः स्नानागार हेतु जल की आपूर्ति करता था। मैके ने इस बृहद स्नानागार का निर्माण धार्मिक अवसरों पर जनता के स्नान हेतु किया गया बताया है। मार्शल ने इस निर्माण को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। किसको बताया है? बृहद स्नानागार को, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है। किसने बताया है? मार्शल ने। क्या बताया है? आश्चर्यजनक निर्माण। अन्नागार। मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार भी मिला है। अब अन्नागार के बारे में देखते हैं कि स्नानागार के पश्चिम में स्थित अन्नागार संभवतः मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? अन्नागार, यानी कि अन्न रखने वाला स्थान। यह संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है। हड़प्पा संस्कृति माला में क्या है? निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है। यह अन्नागार 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें हवा के संचरण की भी व्यवस्था थी। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी की तरफ था, जिससे अनाज को लाकर रखने में सुविधा होती होगी। हिलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकारों ने इसे राजकीय भंडार कहा है। अगला देखते हैं, सभा भवन। मोहनजोदड़ो का जो है स्थान जो है मोहनजोदड़ो का सभा भवन। इसमें देखते हैं अन्नागार के बाद हम लोग स्नानागार देख लिया, अन्नागार देखे, अब देखते हैं सभा भवन। दुर्ग के दक्षिण में 27.43 मीटर वर्गाकार का एक विशाल सभा भवन के ध्वंसावशेष मिले, यानी ध्वंस हो गए हैं और अवशेष हैं, जिसकी छतें 20 स्तंभों पर रुकी है। संभवतः धार्मिक सभाओं हेतु इसका उपयोग किया जाता था। मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिर से की और मैके ने इसका उपयोग बाजार के लिए बतलाया। भारतीय इतिहासकार दीक्षित ने इसका प्रयोग धर्म चर्चा के लिए बताया है। स्नानागार के उत्तर पूर्व में से 70.01 बाई 23.77 मीटर आकार के एक विशाल भवन का अवशेष मिला है, जिसमें 10 मीटर वर्गाकार का एक आंगन एवं अनेक कमरे निर्मित हैं। यह भवन क्या है? संभवतः पुरोहित आवास एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का निवास स्थान था। मैके ने इसे पुरोहित जैसे विशिष्ट लोगों के निवास हेतु निर्मित बताया है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो का प्रमुख इमारतों में बंदरगाह। मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारतों में बंदरगाह भी है, अथवा गोदीबाड़ा। बंदरगाह का दूसरा नाम गोदीबाड़ा। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है। इस बंदरगाह पर मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। इनका औसत आकार 214 बाई 36 मीटर और गहराई 3.3 मीटर है। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था।
जिससे होकर जहाज आते जाते थे। अतिरिक्त पानी निकास की भी व्यवस्था इस बंदरगाह में थी। तो स्टूडेंट, आप यहाँ देख लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण इमारतों का आपने अध्ययन कर लिया, जिसमें क्या था, बृहद स्नानागार, उसके बाद था अन्नागार, उसके बाद है सभा भवन और है बंदरगाह या गोदीबाड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आइए स्टूडेंट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के नगर है उनकी विशेषताएं देखते हैं, इस टॉपिक में कवर करेंगे, पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हो और हिस्ट्री से लेकर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे आपको विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है हिस्ट्री का। आप इस चैनल पर बने रहेंगे और एक एक पॉइंट, एक एक लाइन देखते चलेंगे और मेरे सभी वीडियो को भी देख लेंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल के सभी वीडियो को आप देखते रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके परीक्षा टीजीटी के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। आप इसको ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर की विशेषताएं क्या है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना। नगर योजना क्या थी विशेषता, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी हड़प्पा सभ्यता की, नगर योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा आदि के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। नगर के बारे में देखते हैं। हड़प्पाई नगर दो भागों में विभक्त था, यह वर्गीकृत था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिम का हिस्सा किलेबंद होता था और उसमें शहर के प्रशासकीय वर्ग निवास करते थे। किधर रहते थे, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जो था वो कौन निवास करते थे, प्रशासकीय वर्ग। नगर के पूर्वी भाग जो था, ये पूर्वी भाग जो है किलेबंद नहीं होता था। इस भाग में नगर के केवल सामान्य लोगों का निवास होता था। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीलों पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम के टीलों पर गढ़ी या दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम में गढ़ी था और पूर्व में क्या था, नगर था। आगे देखें, लोथल और सुरकोटवा के दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर, प्राचीर मतलब दीवार से घिरे हैं। मकान देखते हैं, क्या है मकान। यहाँ प्राप्त मकानों के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे, रसोई घर और स्नानागार, इस रसोई घर में स्नानागार के साथ बने होते थे। स्नानागार गली की ओर बने होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन मिले हैं जिसमें 30 कमरों के साथ क्या होता था, भवन जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे एवं 2 मंजिले भवन का भी अवशेष मिला है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि घर की जो सड़क की खिड़कियां थी वो क्या थी, पिछवाड़े की ओर खुलती थी। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार 51.43 बाई 26.27 बाई 6 बाई 35 सेंटीमीटर और बड़ी ईंटें 36.83 बाई 18.41 बाई 10.16 सेंटीमीटर मझोले आकार की ईंटें ये थी। मझोले आकार की ईंटें क्या थे, ये इतने थी और 24.30 बाई 11.05 बाई 5.08 सेंटीमीटर छोटे आकार की ईंटें मिली हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ी ईंटें क्या हैं, बड़ी ईंटों का आकार इतना है, मझली ईंटें का आकार इतना है और छोटी ईंटों का आकार इतना है। ईंटों के निर्माण का अनुपात क्या था, 4/2/1, यानी कि लंबाई थी 4, चौड़ाई थी 2 और ऊंचाई थी 1। यहाँ पर मिले भवन अलंकृत रहित हैं, अलंकार नहीं है, उनके पर नक्काशी उसकी कलाकारी नहीं की गई है। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब सड़कें देखते हैं कि सड़कें कैसी थी। सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का जाल क्या था, नगर के कई भागों में विभाजित करता था। सड़कों का जाल है नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़क पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
तो सड़कें क्या थी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर और गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मोखे यानी कि सोख्ते बनाए गए थे। नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी। आर्थिक स्थिति में कृषि सबसे महत्वपूर्ण था। कृषि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इन उपजाऊ मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। सिंधु घाटी की यही फसल क्या थी, मुख्य थी। अभी तक 9 फसलें पहचानी गई है सिंधु घाटी की। कौन कौन है। चावल, जो केवल गुजरात के लोथल में और संभवतः राजस्थान में भी पाई गए। जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जुन्सी की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त क्या पाया गया, मटर, सरसों, तिल एवं कपास की भी खेती होती थी। लोथल में खुदाई में धान और बाजरे की खेती के भी अवशेष मिले। इस समय खेती के कार्यों में प्रस्तर एवं कांस्य के धातु के औजार बने प्रयुक्त होते थे। कालीबंगा में प्राक सैंधव अवस्था के एक हल से जुते खेत का साक्ष्य मिला है। बनावनी में मिट्टी के बना हुआ एक हल का खिलौना मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग ही सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किए थे। कपास उगाना किसने प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ किया था। इसलिए यूनानी लोगों ने इस प्रदेश को सीडोन क्या कहा है, सीडोन कहा है। लोथल से आटना पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। आगे देखिए, पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, नींबू और केला उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं पशुपालन। इनका आर्थिक स्थिति पशुपालन से भी चलती थी। पशुपालन में क्या क्या था मुख्य रूप से, अभी तो हम लोग कृषि देखा है, खेती, और पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक स्थिति क्या थी, वो पशुपालन से। मुख्य पालतू पशुओं में डीलदार और बिना डील वाले बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, खच्चर और सुअर आदि हैं। हाथी और घोड़े पालने का कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं। कुछ पशु पक्षी जैसे बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू के अवशेष खिलौनों और मूर्तियों के रूप में मिले हैं। यानी कि इतने लोग पशुपालन, पशु किसका कौन कौन पालन करते थे, कौन कौन पशु थे, इसमें अध्ययन कर लिए हैं हम लोग। पेड़ पौधों को देख लिए हैं, कौन कौन से उगाते थे, तो पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, नींबू और केला उगाने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं शिल्प और उद्योग धंधे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्थिक स्थिति है उसमें शिल्प और उद्योग धंधे कौन कौन से थे, कैसे होते थे, हम स्टार्ट करते हैं। इस समय तांबे में क्या करते हैं, तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। संभवतः कसेरों यानी कि कांस्य शिल्पियों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कसेरों के अतिरिक्त राजगीरों एवं आभूषण निर्माताओं का समुदाय भी सक्रिय था। सैंधव सभ्यता में सूती वस्त्र का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो से मजीठा से लाल रंग से रंगे हुए कपड़ों के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या पाएंगे, मोहनजोदड़ो से मजीठा से लाल रंग से रंगे कपड़ों के अवशेष पाए गए हैं चांदी के बर्तन में। तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं, में लिपटा सूती कपड़ा एवं सूती धागा भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में हाथ से बने सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। कालीबंगा से मिले मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिली है। कालीबंगा से ही सूती वस्त्रों से लिपटा एक उस्तरा भी मिला है। लोथल से प्राप्त मुद्रांक पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी की एक नांद पर बुने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
पुरोहित की प्रस्तर मूर्तियाँ तिपातियाँ अलंकार युक्त शाल ओढ़े हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंधु घाटी में वस्त्रों पर कढ़ाई का काम भी होता था। इन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग काफ़ी विकसित था। तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, बुनाई और सूती वस्त्र बहुत ही विकसित था। कताई में प्रयोग की जाने तकलियों के भी प्रमाण मिले हैं। इस समय महत्वपूर्ण शिल्पियों में मुद्रा निर्माण और मूर्ति निर्माण कार्य सम्मिलित थे। इस सभ्यता के लोगों द्वारा नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। इस समय बनने वाले सोने चांदी के आभूषणों के लिए सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से एवं रत्न जो है दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। इस समय कुल्हार जो थे कुम्हार की चाक से निर्मित मृदभांड काफ़ी प्रचलित थे, बिल्कुल प्रचलित थे, जिन पर गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। इनके साथ साथ ज्यामिति एवं शीशा का भी उन्हें ज्ञान था। इन धातुओं से विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं उपकरण बनाए जाते थे। खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण अधिक मात्रा में मिले हैं। चंद्रहुणुओं तथा लोथल में मनके बनाने का कार्य होता था। चंद्रहुणुओं में क्या है, सेल खड़ी की मुहरें तथा चट के बटखरे भी तैयार किए जाते थे। बालाकोट तथा लोथल में सीप उद्योग अपने विकसित अवस्था में था। अब आगे देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य क्या है, देखते हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और सल्क आदि का व्यापार करते थे। कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसा व्यापार करते थे, कैसा वो लेन देन करते थे, उसका अध्ययन हम इसमें इस टॉपिक पर कर रहे हैं। कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, पत्थर के और धातु आदि के व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उसके लिए अपेक्षित कच्चा माल उन्हें नगरों में उपलब्ध नहीं रहता था। अतः उन्हें बाह्य देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापित करना पड़ता था। तैयार माल की खपत अपने क्षेत्रों में नहीं हो पाती थी, अतः उस वस्तुओं का निर्माण बाह्य देशों को करना पड़ा। इस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता और तैयार माल की खपत की आवश्यकता ने व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाया। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, वरन वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही व्यापार आधारित था। एक वस्तु देते थे और एक वस्तु लेते थे। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर शिल्पियों एवं व्यापारियों द्वारा अपने अपने मुहर की छाप थी तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले निशान अंकित था। बाट माप एवं नाप तोल का व्यापारिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा में प्रयुक्त बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 200, 320 आदि था। बाट जो था घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाना या स्केल मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो 2 पहियों वाली और 4 पहियों वाली, 2 पहियों वाली और 4 पहियों वाली क्या करते थे, बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। इस बैलगाड़ी में प्रयुक्त पहिए ठोस आकार के होते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव एवं लोथल से मिली मिट्टी के खिलौने की नाव से अनुमान लगाया जा सकता है कि सभ्यता के लोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में मस्तूल वाली नावों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ था। हड़प्पा वासी जो थे लाजवर्द मणि का आयात अफगानिस्तान से करते थे। उद्योग धंधे एवं शिल्पकारों के लिए कच्चा माल कहाँ से मंगाते थे, गुजरात, सिंधु, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों से मंगाया जाता था। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत तुर्कमानिया एवं मेसोपोटामिया आदि से भी कच्चा माल मंगाया जाता था। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था। फ्लिंट एवं चट प्रस्तरखंड पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित रोड़ी एवं सुक्कुर की खदानों से मंगाया जाता था। तांबा राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी, जिसको खेतरी कहते हैं, की खानों से मंगाया जाता था। सोना कोलार की खानों से मिलता था। आगे देखिए। लाजवर्द एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी।
अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र लाज वर्द के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में स्थित सोर्तगुई नामक स्थान तक सिंधु सभ्यता का प्रसार मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्यथा नहीं मिलता, इसलिए सोर्तगुई दो मध्यवर्ती व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। ईरान से संगह सौ अथवा हरिताश्म, फिरोजा, टीन और चांदी आयात की जाती थी। सिंधु से मेसोपोटामिया को ये निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मसाले, हाथी दांत एवं पशु पक्षी रहे होंगे। उर, किस, लगस, निप्पुर, टेल, असमर, टेपे, गावरा, हमा आदि मेसोपोटामिया सभ्यता के नगरों से सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मुहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयात की जानी वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग की क्लोराइट पत्थर का टुकड़ा, जिस पर चटाई की तरह डिजाइन बना है, उसका उल्लेखनीय है। चटाई के डिजाइन का हरिताभ रंग का क्लोराइट पत्थर प्राप्त हुआ है, जिस पर क्या बना है, चटाई की डिजाइन बनी हुई है, उल्लेखनीय है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आर्थिक जीवन हम लोग देख चुके हैं, अब आते हैं व्यापारी वर्ग देख चुके हैं, क्या क्या व्यापार होता था, कैसे लेन देन होता था, सारा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था। तो आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जब से मैं वीडियो बनाऊँ तो तुरंत आपको, जो मैं वीडियो बनाकर डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप वीडियो देख लें। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।